नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो पीटी 365 के कल्चर का पोर्शन कर रहे थे, उसमें मात्र एक लेक्चर जो बचा हुआ है वो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये लेक्चर मैं थोड़ा सा इसलिए पॉज लेके बनाया क्योंकि लास्ट लेक्चर पर आप लोग की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं थी। मैं चाहता हूँ कि जो भी लेक्चर है, देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, वो कम से कम अपना कुछ पॉजिटिव कमेंट, कोई सुझाव या तर्कपूर्ण कमेंट, अगर कोई आलोचनात्मक भी है तो उसको तर्कपूर्ण तरीके से ज़रूर रखें। तो इसी सब के कारण मैंने कुछ दिन पॉज लिया और अभी जो है यूपीएससी हिंदी के चैनल पर 5 to 700 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चल रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि 5 जून के आसपास से फुल फ्लेज में डेली बेसिस पर चलेगी। और अभी जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी के लिए अभी जा रहे हैं, जो एक कोई टीचर की शायद परीक्षा होने वाली है, या फिर अगर वो बीपीएससी के पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस की, उसके साथ साथ यूपीपीसीएस और अभी जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है, उसके लिए इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो शायद हो सकता है कि आधे घंटे के आसपास रहे, लेकिन पेशेंटली सुनेंगे तो इसमें बहुत कम ही चीज़, मैं हर पेज में केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लेकर के चलूँगा, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा कहानी इसमें नहीं होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है कुई भाषा के बारे में। तो कुई भाषा आपका 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव जो है अभी दिया गया है। किस स्टेट के साइड से दिया गया है? तो दिया गया है आपके उड़ीसा के तरफ से कि कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। कुई भाषा के बारे में बात करें तो ये द्रविड़ भाषा का समूह है, द्रविड़ समूह की भाषा है या द्रविड़ परिवार की भाषा है। ये आपके किस जनजाति द्वारा बोली जाती है? अगला क्वेश्चन ये बन सकता है। तो ये बोली जाती है कोंध जनजाति या कंध जनजाति द्वारा। अगली बात इसमें देखते हैं कि इसमें उड़िया लिपि का प्रयोग होता है। अब संविधान की अनुसूची 8 के बारे में बात करें तो देश की जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनको इसमें सूचीबद्ध करते हैं और टोटल इसमें 22 भाषाएं हैं। आपको बताना है कि कितनी बार अमेंडमेंट हुआ और कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसमें बता भी दे रहा है, फिर भी आप लोग बताएंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग मत बताएं, आप लोग अपने कमेंट करिएगा। 14 भाषाएं पहले सूचीबद्ध थीं जब मूल संविधान हमारा बना, बाद में बाकी भाषाओं को जोड़ा गया। तो 67, 92 और 2003 का 3 अमेंडमेंट इसमें होता है। पहली बार जोड़ा जाता है सिंधी, जिसको एस से दिखाएंगे। दूसरी बार 92 में जोड़ा जाता है KNM या KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और 2003 में इसमें संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, SDMB जो है, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, क्रम भी याद रखेंगे इसका कि सबसे पहले 67 में, फिर 92 में और फिर 2003 में 3 बार अमेंडमेंट हुए और कुल भाषाएं 14 से 22 हो गई। बात करते हैं वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है। अब ये जो प्रश्न है, ये जो पॉइंट है, यहाँ से यूपीएससी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ सकती है। क्वेश्चन कैसे फॉर्म करेगी? पहला क्वेश्चन फॉर्म करेगी कि संविधान के निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थीं तथा 1967, 1992 तथा 2006 में अमेंडमेंट के द्वारा 8 और भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में कुल भाषाएं 22 हो गई। तीसरा प्रश्न पूछेगा कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए उस राज्य के 37% लोगों को वो भाषा तथा उस लिपि में लेखन आना चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपने अभी पढ़ा कि कोई निश्चित मानदंड नहीं है। तो जो मैंने ऑप्शन 3 दिया वो तो गलत हुआ ही हुआ, उसके साथ साथ ऑप्शन 2 में यहाँ पर 2003 होना चाहिए, ठीक है, और 2006 मैंने दिया। तो ये इस तरह से यूपीएससी आपको घुमा के पूछ दी। अब क्या पैटर्न किस तरह हो गया है? तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, विगत वर्षों के प्रश्न देखे होंगे, तो पिछले वर्ष जो प्रश्न आया उसमें कुछ इस तरह से आया कि निम्न में से कितने सही हैं? 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या चारों सही हैं।
तो अब प्रश्न का प्रकृति बदल दिया कि आप एग्जैक्टली जानो कि कितने सही हैं और ये भी जानो कि कौन नहीं सही है। पहले 1 2 3 टाइप का रहता था तो कहीं कहीं गेस करके ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस लगती थी। अब पैटर्न दूसरे तरह का कर दिया है। चलिए, किसी भाषा को अगर 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए दोस्तों, तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं। पहला लाभ है कि उक्त भाषा के लिए सरकार से सहयोग प्राप्त होगा। दूसरा है कि साहित्य अकादमी इससे जो है मान्यता यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि साहित्य अकादमी जो है उन 22 भाषाओं में ही अपने अवार्ड या लेख जो है प्रस्तुत कराती है। तीसरा है कि बहस के दौरान इस भाषा का उपयोग किया जा सकेगा, कि कोई भाषा को अगर शामिल कर लेते हैं तो कोई भाषा का प्रयोग आप संसद में प्रश्न के समय या बहस के समय आप यूज़ कर सकते हो। फिर आरबीआई के द्वारा भारतीय नोटों पर अंकित भाषाओं में से शामिल कर लिया जाएगा। तो ये 4 पॉइंट है जिनको आप शॉर्ट नोट में नोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे? आप लिखेंगे कि भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल होने से लाभ। ठीक, पहले सरकार से सहयोग, दूसरा साहित्य अकादमी से पहचान, तीसरा बहस में उपयोग, यहाँ संसद लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। फिर चौथा, आरबीआई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट पर। ठीक है, तो इस तरह से एक शॉर्ट नोट आपका बन गया। आगे देखते हैं कि सुर्खियों में कुछ अन्य भाषाएं भी रही हैं और जनजातियां रही हैं, उनसे संबंधित घटनाएं रही हैं। तो ट्राइब्स एंड रिलेटेड इवेंट्स, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा जूम करके एक एक स्टेट के बारे में प्रॉपरली आपको बताऊंगा। चलिए, इसमें से जो पॉइंट आपको लगता है कि आपको नहीं पता है वो पॉइंट नोट करिएगा, और अगर किसी को लगता है कि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो आप स्टेट वाइज 1 या 2 नाम जो है उसको नोट करिएगा, सारे पॉइंट्स नोट मत करिएगा। चलिए, पहला है कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी और पद्दारी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया। पहाड़ी और पद्दारी, थोड़ा सा आइडिया हुआ, जम्मू कश्मीर के बारे में बात किया। आगे झारखंड की बात करेंगे तो सरना अनुयायी अलग धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं। इनका भी नाम याद रखेंगे। शॉर्ट नोट इसका कैसे बनाएंगे? जैसे JH बनाया और यहाँ पर लिख दिया सरना। तो आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो कम से कम आप ये जानोगे कि सरना कहाँ के लोग हैं, तो झारखंड के लोग हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो गारो जनजाति पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में रहती है, जैसे कूच बिहार में रहती है। फिर आता है पश्चिम बंगाल में ही टोटो भाषा, जिनको यूनेस्को ने लुप्त प्राय भाषा कहा है, के लिए टोटो जनजाति यहाँ पर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटो भाषा कौन बोलता है, ठीक है, तो गारो जनजाति अगर ऑप्शन में दिया है तो नहीं लगाएंगे। कौन बोलता है? टोटो जनजाति बोलती है, यूनेस्को में लुप्त प्राय शामिल किया गया है। त्रिपुरा की है कोक बोरोक भाषा के लिए बोरोक जनजाति रिस्पॉन्सिबल है, बोरोक जनजाति ये भाषा बोलती है। म्यांमार, भारत और बांग्लादेश में एक जो जनजाति है जो कि तीनों जगह पाई जाती है। उड़ीसा में जनजातीय खेल महोत्सव अभी हुआ है। आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में परमाकोर बांसुरी के लिए कोया जनजाति। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन कर लेंगे कि परमाकोर बांसुरी के लिए कोया जनजाति है जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे कि तमिलनाडु तथा केरल में पाई जाने वाली कोया जनजाति परमाकोर बांसुरियाँ बनाती हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये पाई जाती है AP, उड़ीसा और छत्तीस में। तमिलनाडु और केरल में प्रोजेक्ट टाइगर के लिए मुथुवन जनजाति रिस्पॉन्सिबल है। कर्नाटक में पाई जाती है हक्की पिक्की जनजाति, जो कि काफ़ी न्यूज़ में थी। तेलंगाना में समक्का सरक्का एक केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि पिछले बजट में भी था आपका। छत्तीसगढ़ में सामूहिक आत्महत्या की घटना के लिए पहाड़ी कोरवा जो है वहाँ के लोग जिम्मेदार हैं, मतलब कि वहाँ पर हुई है ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ जनजातियाँ थी जो कि न्यूज़ में थी, आपको मैंने बता दिया है। 1-2 इसमें मार्क भी कर दिया है, तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। जैसे एक आप हक्की पिक्की के बारे में पढ़ लीजिए दोस्तों,
उसके बाद आप पढ़ लीजिए सरना के बारे में, टोटो के बारे में, कोरबोराक के बारे में, और आपका परमाकोर जो कोया जनजाति है इसके लिए। ठीक है, तो कोया जनजाति पर एक शॉर्ट नोट करिए, टोटो पर बना लीजिए, मुथुवन पर बनाइए, हक्की पिक्की पर बना लीजिए, और सरना पर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है हमारा प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली। तो प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली में बस एक ही पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बहुत टाइम नहीं लगाएंगे। पॉइंट है कि प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली के लिए प्रोजेक्ट उद्भव की स्टार्ट किया गया है। क्या स्टार्ट किया गया है? प्रोजेक्ट उद्भव। बस ये नोट डाउन करेंगे किस लिए है, प्राचीन भारत में जो मिलिट्री सिस्टम होता था उसके लिए। उसके अलावा इसमें हम कोई भी चीज़ कवर नहीं करेंगे। चलिए, फिर आता है आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या हुआ है कि UNWTO ने कच्छ के गुजरात के धोर्डो गांव को आपका सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में मान्यता दी है या सम्मानित किया है। आप धोर्डो गांव अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ही खूबसूरत गांव है। वो गांव आपको लगेगा कि गांव नहीं है, उसे बनाया गया है। कुछ वर्ष पुरानी फ़ोटो देखोगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके से उसका जीर्णोद्धार हुआ है। हालांकि अभी उसको UNWTO के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सम्मानित कर दिया है। तो धोर्डो गांव इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर वार्षिक रूप से रन उत्सव यानी कि वाइट डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और इसमें जो है UNWTO द्वारा उन्नयन कार्यक्रम में मडला गांव मध्य प्रदेश का चयन किया गया है। अभी जो 500 क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है दोस्तों, उसमें भी इस तरह के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। चलिए आते हैं गिरमिटिया मजदूरी के बारे में, थोड़ा डीपली जान जाते हैं कि गिरमिटिया मजदूरी क्या थी, पूरा मैटर क्या है और क्यों अभी ये न्यूज़ में है। आइए देखते हैं। त्रिनिदाद और टोबैको द्वीप समूह भारतीय प्रवासियों द्वारा अब भी यहाँ पर रामलीला के प्रदर्शन की परंपरा निभाई जाती है। तो मैप में आपको जाना है और मैप में देखना है ट्रिनिडाड एंड टोबैको। ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ कि लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं ये, आपको वहीं मिल जाएंगी। जो नॉर्थ अमेरिका है उसके नीचे के पोर्शन में जो छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं, आप उन्हीं पोर्शन पर देखिएगा, आपको ये कंट्रीज़ मिल जाएंगी। तो कहते हैं कि गौरतलब है कि इन प्रवासियों के पूर्वजों को भारत से गिरमिटिया मजदूरों के रूप में इन द्वीपों पर लाया गया था। यहाँ पर रामलीला प्रदर्शन किया जाता है। आप सोचिए, भारत से उतनी दूर रामलीला का प्रदर्शन होना थोड़ा सा लोगों को आश्चर्य में डालता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि भारत से बहुत सारे मजदूर उस समय ले जाए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा अन्य द्वीपों पर, जो कि इनका एक समय उपनिवेश हुआ करता था। तो भारत से गए हुए ऐसे मजदूर जो कि ट्रिनिदाद और टोबैको में गए थे, आज भी रामलीला को अपने वहाँ जो है उसका प्रदर्शन करते हैं और उसकी परंपराएं निभाई जाती हैं। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर कौन थे? तो पूरी बात यह है कि 1834 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य में दास व्यापार का उन्मूलन कर दिया गया था। इसके कारण अंग्रेज अलग अलग उपनिवेशों में अपने बागानों में काम करने के लिए इन मजदूरों को भर्ती करते थे, क्योंकि दास सिस्टम जो था, दास प्रथा का अंत वो कर दिया गया, उसका उन्मूलन 1834 के आसपास। तो इनको, जैसे भारतीय लोगों को अपने वहाँ किसी न किसी मतलब वर्क करने के लिए, काम कराने के लिए जो है लेकर के जाते थे, इन्हें ही गिरमिटिया कहा जाता था। ठीक है, अब गिरमिटिया मजदूरी का उन्मूलन कैसे हुआ? इरेडिकेशन ऑफ गिरमिटिया लेबर। ठीक है, कैसे हुआ? 1916 में मदन मोहन मालवीय ने गिरमिटिया प्रणाली, गिरमिटिया सिस्टम को समाप्त करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रणाली को आधिकारिक तौर पर फिर ब्रिटिशर्स ने 1917 में समाप्त कर दिया। तो ये पॉइंट याद रख लेंगे कि मदन मोहन मालवीय जी ने उस समय
1916 में एक प्रस्ताव दिया था आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और 17 में समाप्त हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में ही, ये मैंने टेस्ट सीरीज में देखा था प्रीवियस ईयर के, तो शायद ये क्वेश्चन पूछा रहा हो कि स्मट गांधी समझौता कब हुआ, और यूपीपीसीएस में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो 1914 में दक्षिण अफ्रीका में स्मट गांधी समझौता हुआ। इस समझौते के जरिए महात्मा गांधी जी ने भी गिरमिटिया मजदूरों के आवागमन पर लगाए गए पोल टैक्स से छूट दिलाकर गिरमिटिया मजदूरी के साथ किए जा रहे भेदभाव को समाप्त किया। तो क्या इसमें दो चीज़ें आपको पता चली कि 1914 में स्मट गांधी समझौता हुआ और इसमें पोल टैक्स को ख़त्म किया गया। किसके लिए था? गिरमिटिया लोगों के आवाजाही के लिए पोल टैक्स लगता था आवागमन पर, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया। फिर सुर्खियों में रहे कुछ त्यौहार। हमने जान लिया कि 1916 में मदन मोहन मालवीय और 1914 में महात्मा गांधी जी ने गिरमिटिया मजदूरी के लिए और मजदूरों के लिए काफ़ी काम किया। सुर्खियों में रहे कुछ त्यौहार के बारे में जानते हैं दोस्तों। फेस्टिवल इन न्यूज़, तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक फेस्टिवल है उसका नाम है अम्बुबाची मेला। पहला प्रश्न यहाँ बनता है कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो आपका आंसर है असम में लगता है, ठीक है। फिर ये वार्षिक मेला है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं केवल वो पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। असम के गुवाहाटी के पास नीलांचल पहाड़ियों के ऊपर स्थित कामाख्या मंदिर में लगता है। तो कामाख्या मंदिर काफ़ी सिद्ध मंदिर है वहाँ का, और ये जो है कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठ या शक्ति अनुयायियों के प्रमुख केंद्रों में से एक है। यहाँ पर वर्ष भर में एक ये मेला अम्बुबाची मेला लगता है। कहा जाता है कि तांत्रिक अनुष्ठानों की प्रमुख पीठ में से एक है ये। अगला देखते हैं पुष्करालू महोत्सव। तेलुगु भाषी लोगों का 12 दिवसीय पुष्करालू उत्सव वाराणसी में शुरू हुआ। किन लोगों का? तेलुगु भाषी लोग आकर के 12 दिन का एक उत्सव मना रहे हैं वाराणसी में। याद रखेंगे कि पुष्कर, ऐसे आपको यूपीएससी में प्रश्न पूछ सकता है कि पुष्करालू महोत्सव जो कि तेलुगु भाषी लोगों के 12 दिन का महोत्सव है, उसको श्रद्धालुओं ने वो नहीं ऐसे इसी को बोलेगा कि 12 दिन का पुष्करालू महोत्सव जो कि तेलुगुओं का एक प्रसिद्ध महोत्सव है। दूसरा पॉइंट देगा हाल ही में ये महोत्सव तमिलनाडु के किसी जगह दे देगा कि यहाँ पर जो है मनाया गया। तो ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाराणसी में भी हुआ है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी ये टेक्निकल पॉइंट है। अगला, पुष्करालू उन 12 पवित्र नदियों की पूजा को कहा जाता है जिनमें भगवान पुष्कर हर 12 साल में प्रकट होते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है यहाँ पर कटी बिहू। तो बिहू जो है वो आपका असम में होता है, लेकिन इसका नाम है कटी बिहू। तो ये फसल उत्सव में मनाया जाता है। इसे कोंगाली बिहू भी कहते हैं। कटी का अर्थ है काटना, यानी कि चावल की पौध के स्थानांतरण रोपण के समय ये मेला मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका असम में मनाया जाता है। अगला आता है हॉर्नबिल। काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। हर एक एग्ज़ाम के लिए जो भी आप देने वाले हो, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हो, यूपीएससी देने वाले हो, या बीपीएससी देने वाले हो, या कोई भी वनडे एग्जाम देने वाले हो, हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण हाल ही में नागालैंड के नागा विरासत के किसामा में संपन्न हुआ। याद रखेंगे, किसामा में संपन्न हुआ। इस वर्ष के संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जर्मनी और कोलंबिया भागीदार देश हैं और तथा असम भागीदार राज्य है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि नागालैंड में होने वाला जो हॉर्नबिल महोत्सव है उसमें यूएसए, जर्मनी और कोलंबिया जो है वो भागीदार देश है, जबकि असम भागीदार राज्य है। इसको त्योहारों का त्योहार यानी कि फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। अगला आता है केर पूजा। तो ये जानिए कि त्रिपुरा के लोग जो है केर पूजा नामक एक त्यौहार मनाते हैं जो कि खर्ची पूजा के 2 सप्ताह बाद मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, तो उसके 2 सप्ताह बाद जो है केर पूजा मनाई जाती है। इस दौरान लोगों को आग जलाने, नृत्य करने, यहाँ तक कि जूते पहनने तक की अनुमति नहीं होती है। काफ़ी इनका एक पवित्र और माना जाना त्यौहार है जो कि केर पूजा के नाम से मनाया जाता है। फिर आता है रजो पर्व। रजो पर्व जो है उड़ीसा में चलता है। ये विमेनहुड का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की पत्नी की पूजा पर आधारित है, ठीक है। अगला आता है बन्नी महोत्सव। बन्नी महोत्सव इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला बन्नी महोत्सव इस बार कुर्नूल जिले के देवरगट्टू में मनाया गया।
बन्नी महोत्सव में करते क्या है कि पारंपरिक रूप से प्रतिभागी जो होते हैं वो देवताओं की मूर्तियों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर लाठी से प्रहार करते हैं, ठीक है, और ये विजयादशमी की रात्रि को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे हमने कवर कर दिए। कुछ जो है सुर्खियों में रहे खेल हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय खेल के बारे में कह रहा है, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, इसका 37वां संस्करण हुआ और गोवा में हुआ। तो एक यूपी पीसीएस टाइप एग्जाम के लिए ये प्रश्न आपका परफेक्ट है, या यूके पीसीएस जो भी आप देने वाले हैं, कि हाल ही में 37वां जो है वो आपका नेशनल गेम्स कहाँ हुए, तो ये आपका हुए गोवा में हुए। आइए इसके बाद ये जान लेते हैं कि पहला संस्करण हुआ था 1924 में। आज़ादी के बाद पहले संस्करण की मेज़बानी लखनऊ ने की थी, और ओलंपिक की तर्ज पर पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1985 में किया गया था। 3 पॉइंट यहाँ जान लिए, लेकिन जो पहला पॉइंट था वो सबसे महत्वपूर्ण था, ठीक है। आता है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ, तो बस एक ही पॉइंट जानना है, दिसंबर 2023 में दिल्ली में संपन्न किया गया खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है। यहाँ पर खेलो इंडिया का एक लोगो है और इसमें दिखा रहा है कि 12 क्षेत्र जो है या वर्टिकल्स जो है इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें KIPG यानी कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2023 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हरियाणा रहा, उसके बाद उत्तर प्रदेश रहा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, इसलिए कभी कभार पूछने का चांस बन जाता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। अगला डायमंड लीग। डायमंड लीग आपसे पूछेगा कि हाल ही में हुआ डायमंड लीग या डायमंड लीग किस खेल से संबंधित है, तो स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। यूपी पीसीएस के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बनता है आपका लंबी कूद में डायमंड लीग किया जाता है, और मुरली श्री शंकर ने पेरिस की डायमंड लीग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगला देखते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जो है जीत लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। क्या बात कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा चलाया जाता है या चलाया जा रहा है एडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम को। एडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इसमें आपका 2017 में पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ASI और केंद्र शासित सरकारों के साझा प्रयास के तहत इसको शुरू किया गया था। एडॉप्ट हेरिटेज में स्मारक साथी, जिसको पहले स्मारक मित्र कहा जाता था, उनके बारे में जान लेते हैं कि स्मारक साथी होते क्या हैं कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र की कंपनियां, ट्रस्ट, NGO, सोसाइटी कोई भी हो सकता है, जिन्हें ASI द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है। आपको बताना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये कब आपका खोजा गया था, मतलब कब बना था, और कनिंघम का इसमें क्या योगदान था, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। फिर राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन, ये क्या है, तो मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत 1 लाख से अधिक गांवों की अनूठी विशेषताओं की पहचान करके उनका दस्तावेजीकरण किया गया है। इसी को बोल रहे हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन या नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, ठीक है। मैं आपसे एक चीज़ और बता रहा हूँ, किसी भी मैगजीन को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका जो है, आप जिस दिन मैगजीन लेकर के आओ उसी दिन उस मैगजीन की सारी बोल्ड हेडिंग्स, जैसे कि ये बोल्ड हेडिंग और उसके नीचे जो लिखा रहता है सुर्खियों में क्यों, इस चीज़ को पढ़ जाओ पहले दिन लेके आओ। अगर उसमें 50 टॉपिक दिया हुआ है तो 50 हेडिंग्स पढ़ लो और सुर्खियों में क्यों है ये पढ़ लो। मुझे लगता है कि 2 से 3 घंटा या 4 घंटे का समय लगना है। अलग अलग शिफ्ट में बांट लो कि सुबह में 50 मिनट पढ़ लिया, दोपहर में 50 मिनट पढ़ लिया और 1.5 घंटे रात में पढ़ लिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पूरी मैगजीन आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी न्यूज़ किससे रिलेटेड है। और सच बता रहा हूँ कि एक बार अगर आपने मैपिंग कर ली, आउटलाइन कर लिया, जैसे घर बनने से पहले न्यू बनाई जाती है, ऐसा नहीं है कि पूरा सब कुछ वहीं शुरू कर देते हैं, सबसे पहले न्यू बनाते हैं। तो आप वो न्यू बना लिए, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपने न्यू बना ली कि भाई मैंने जो है सब पढ़ लिया, हालांकि सब खाली है, जैसे न्यू में सब खाली होता है, अंदर मिट्टी भरनी पड़ती है, फिर ऊपर से चीज़ें फिर बढ़ती हैं आगे, फिर घर बनता है। तो ठीक उसी तरह से आपकी न्यू के अंदर भी बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, लेकिन जो न्यू है ना वो इसलिए अच्छी है क्योंकि आपने ये पढ़ लिया कि भाई क्यों न्यूज़ में आया। तो
इस तरीके से धीरे धीरे आपको नोन हो जाएंगी चीज़ें कि अच्छा ये भी न्यूज़ था, ये भी न्यूज़ था, बिल्कुल नया नहीं रहेगा। ये सबसे यूनिक तरीका बता रहा हूँ। अगला देख लेते हैं भौगोलिक संकेतक के बारे में। तो भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं एक बार समझ लीजिए। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इनको कहते हैं इंग्लिश में, और ये एक प्रकार का संकेतक है जो किसी उत्पाद की पहचान उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ता है। डब्ल्यूटीओ या विश्व व्यापार संगठन के देशों के अधिकार क्षेत्र में या उनके राज्यों प्रांतों के भीतर किसी स्थानीय इलाके के उत्पादों को जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, इसे ट्रिप्स समझौते में परिभाषित किया गया है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया कि ट्रिप्स समझौते में परिभाषित किया गया है। जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। भारत में जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में, और सर्वाधिक संख्या में जीआई टैग प्राप्त करने वाले हैं उत्तर प्रदेश इस समय मैक्सिमम पर चल रहा है। ठीक है, और भारत में किसी न किसी उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है। भारत में कानून क्या है, 1919 के जो वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक राष्ट्रीयकरण और संरक्षण है उसके द्वारा जो दिया जाता है, और वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक विनियमन और संरक्षण का नियम 2002, ये दो नियम हैं जिसके हिसाब से मिलता है। पहला है रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण, दूसरा है विनियमन और संरक्षण। विनियमन को बोलेंगे रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन इसको बोलेंगे। ठीक है ना, और संरक्षण को पता ही है कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, 2002 में है आपका रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन, और रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन है 1999 में। चलिए, इसके तहत डीपीआईआईटी विभाग जो होता है भारत में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापारिक विभाग के तहत पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक को भेज सकते हैं। महत्व क्या होता है तो आपको पता ही है कि गैर मानकीकृत उत्पाद के लिए उक्त संकेतक का इस्तेमाल करने से रोकने में सक्षम बनाता है अगर कोई व्यक्त है। जैसे कि रसोगुल्ला, सपोज करो कि आपके उड़ीसा के रसोगुल्ला को मिल गया। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश में तुम रसोगुल्ला बनाकर बेच रहे हो और उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है, तो अगर वो जीआई टैग प्राप्त रसोगुल्ला वाले हैं तो वो लोग चाहें तो इस चीज़ का विरोध कर सकते हैं और आपको रोक सकते हैं। चलिए, और इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, तो मैं सबसे बता रहा हूँ कि आप गूगल पर जा करके डायरेक्टली ये बुक डाउनलोड करो, और जितना इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 64 के आसपास या 72 के आसपास जाओ, और 3 पेज लगभग दिया हुआ है, तो एक एक जो है जीआई टैग पढ़ लो, क्योंकि इतना पढ़ाना अभी तुरंत पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद से पढ़ लीजिएगा। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जितना इसमें जीआई टैग दिया है, क्योंकि जीआई टैग जो होता है दोस्तों वो रिसेंट वाला ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में देखेंगे तो होमो नलेडी जो है एक इस पर रिसर्च आई है, इनके बारे में पता चला है कि ये अपने संबंधियों के शवों को दफनाते थे और गुफा में नक्काशीदार अर्थपूर्ण प्रतीकों का उपयोग करते होंगे। ये होमो नलेडी एक विलुप्त मानव की प्रजाति है। मानते हैं कि होमो सेपियंस की कब्रगाहों से कम 1 लाख वर्ष पुरानी इनकी जो है कब्रगाह थी। ये शरीर को पूरे सीधा कर कर चलते थे और कंधों की बनावट पेड़ों आदि पर चलने के अनुकूल थी। दांतों का आकार प्राचीन प्राइमेट्स के दांतों के जैसा था और मस्तिष्क का केवल 1/3 ही थे। महिला वधूवर क्या होती हैं कि जो आपका तमिलनाडु में मंदिर में महिला वधूवरों की नियुक्ति की जा रही है, इसलिए ये न्यूज़ अभी काफ़ी नोन है या न्यूज़ में है ये बातें। तो वधूवर शैव मंदिरों में तिरुमुरई ग्रंथ से भगवान शिव के स्तुति गान में सेवारत रहते या रहती थीं। तो महिला वधूवर की जा रही है, तो यानी कि रहती थी ही होगा। कैसे कैसे क्या क्या था पुराने समय में, इन बातों के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, बस ये जानना है कि महिला वधूवर जो थी वो स्तुत्य करने के लिए भगवान शिव के जो है उस समय अपॉइंट की जाती थी, तो वो की जा रही हैं। बाली यात्रा क्या होती है? बाली यात्रा आपका कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एशिया का सबसे बड़ा मुक्ताकाश वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा की है, जो कि उड़ीसा के महानदी के तट पर होता है। ये प्राचीन कलिंग साम्राज्य से ही ये होती जा रही है और साहसी समुद्री यात्राओं के गौरव को याद करने के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर लोग जो है केले के थम यानी कि तना और सोला से बनी छोटी नावें नज़दीक के तालाब और नदियों में तैराते हैं। तो बाली यात्रा बेसिकली ये है जो कि एक तरह की लीगेसी है और उसको लेकर के चलाया जा रहा है। फिर हम लोग अगले न्यूज़ पर आएंगे, 1-2 इसमें छोड़ देंगे जो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। एक प्रश्न मैं अभी बता देता हूँ, एक प्रश्न इससे आ रहा है, एक क्वेश्चन कम से कम जो है इस पॉइंट से आएगा, तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
बौद्ध धर्म के बारे में। संस्थापक गौतम बुद्ध, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे निर्वाण कहते हैं। बुद्ध से जुड़े स्थान: लुम्बिनी जन्म स्थान, बोध गया ज्ञान प्राप्ति का स्थल, सारनाथ प्रथम उपदेश का स्थल और कुशीनगर उनकी मृत्यु का स्थल। बौद्ध धर्म के सिद्धांत: बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का केंद्र 4 आर्य सत्य है। अष्टांगिक मार्ग या 8 मार्ग, इन्हें मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। इन्हें मानव के दुखों के उन्मूलन के लिए महात्मा बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर में विश्वास नहीं करते, अनुयायी जो होते हैं वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, बजाय इसके वे ईश्वर से स्वतंत्र नैतिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं, लेकिन अलग रूप में नहीं। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय: हीनयान, लोअर वेकिल, महायान, हायर वेकिल, थेरावाद, वज्रयान। अन्य उपसंप्रदाय: हीनयान, इसका अर्थ निम्न वाहन है। यह एक रूढ़िवादी संप्रदाय है, मूर्ति पूजा नहीं करता है, पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है महान वाहन, मीन्स हायर व्हीकल और ग्रेटर व्हीकल। यह अधिक उदार संप्रदाय है, बुद्ध और बोधिसत्व के ईश्वरत्व में विश्वास करता है, मूर्ति पूजा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। थेरावाद हीनयान का ही एक उपसंप्रदाय है। क्लेश का अंत और निर्वाण की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य है। विभाजवाद विश्लेषण का ज्ञान में विश्वास करता है, पाली भाषा का प्रयोग करता है। वज्रयान ये महायान का एक उपसंप्रदाय है, बौद्ध दर्शनों के साथ ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों वेद आधारित को संयोजित करता है। मुख्य आराध्य तारा देवी, शास्त्रीय तिब्बत भाषा का प्रयोग किया जाता है। अन्य उपसंप्रदाय: सौत्रांत्रिक, सामित्य, महासांघिक, गोकुलिका इत्यादि। बौद्ध संगीतियाँ: सबसे पहली संगीत राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। विनय पिटक और सुत्त पिटक को संकलित किया गया। दूसरी संगीत वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के काल में सबाकामी की अध्यक्षता में। यहाँ पर महासांगिक और स्थाविरवादी में बौद्ध धर्म पहली बार मठी अनुशासन को लेकर के विभाजित हुआ। पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई। अशोक के काल में मोगली पुत्र तिस्स को अध्यक्ष बनाया गया और अभिधम्म पिटक का निर्माण हुआ या उसको संहिताबद्ध किया गया। कश्मीर चौथी बौद्ध संगीति हुई। 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया। हीनयान तथा महायान नामक संप्रदायों में विभाजन हुआ। बौद्ध मुख्य साहित्य बौद्ध धर्म के: सुत्त पिटक मुख्य रूप से उपदेशों का संग्रह है, इसको सुक्त संग्रह भी जाना जा सकता है। विनय पिटक, इसको नियम, विनय को नियम से जोड़ के हम लोग याद करेंगे। इसमें बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के मठवासी जीवन के लिए नियम संग्रहित हैं। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या एवं विश्लेषण किया गया है। जैन धर्म के बारे में: इसकी उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में, लगभग ऋग्वैदिक काल में हुई। क्रमिक रूप से 24 महान उपदेशकों द्वारा स्थापित थी। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ तथा 24वें महावीर थे। जैन धर्म में मुख्य संप्रदाय श्वेतांबर तथा दिगंबर। अन्य उप संप्रदायों में 20 पंथ, 13 पंथ, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक इत्यादि थे। वर्धमान महावीर के बारे में: इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली, वर्तमान में जो कि बिहार में अवस्थित है, वहाँ पर हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थीं। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया। उन्हें 42 वर्ष की आयु में कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि नगरों में जैन धर्म के प्रचार एवं उपदेश दिए। 72 वर्ष की आयु में वर्तमान राजगीर बिहार में ही इनकी मृत्यु हो गई। जैन धर्म के सिद्धांत: असत्य नहीं बोलना, ये 5 महाव्रत थे। असत्य नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति अर्जित नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसको बोला जाता है ब्रह्मचर्य। तो इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है कि
ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, अहिंसा। जैन धर्म के त्रिरत्न: सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की विश्वास किया जाता था, लेकिन उसका स्थान जिन से नीचे है। यह विश्वास किया जाता था कि सर्वाधिक निर्जीव वस्तु में भी आत्मा का वास होता है। कर्म के सिद्धांत को माना जाता था तथा आत्मा के देहांतकरण को मान्यता दी गई थी। प्रसिद्ध संगीतियाँ: 2 संगीतियाँ आयोजित हुई 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, जहाँ पर महावीर के उपदेश को 12 अंगों में संकलित किया गया। दूसरी हुई 512 ईस्वी में वल्लभी में देववृद्धगनि के अध्यक्षता में। भगवान महावीर के उपदेशों को 11 अंगों में व्यवस्थित रीति से संकलित किया गया, क्योंकि उस समय तक 12वां अंग लुप्त हो गया था।